Dear learners, welcome again. We are discussing short answer type questions of national income. We will continue from question number 17. Question number 17 is define stock variables. Stock variables में क्या क्या आ जाएगा? You need to remember example कि stock variable की example क्या है, okay, और definition क्या है. This is important question. Stock variable और flow variable क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल आपको पता होगी. क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आ जाए तो आप स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स. ओके, सो द वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये वर्ड आपको याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है और फ्लो वेरिएबल में पीरियड ऑफ टाइम. ये दो वर्ड याद रख लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मीनिंग हो गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आज फॉर एग्जांपल आज है 3 फरवरी, तो 3 फरवरी को मनी सप्लाई कितनी थी, है ना, जहाँ इन्वेंट्री कितनी थी. कोई अगर फर्म कार बना रही हैं, कार प्रोडक्शन कर रही है, तो कार आज की डेट में कितनी कार प्रोड्यूस हो चुकी हैं, वो इन्वेंट्री आज पॉइंट ऑफ टाइम में, है ना. जब पर्टिकुलर एक एग्जांपल आप अपनी बुक्स में भी देखते हो कि टैंक में पानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 2 फरवरी इतने बजे तक कितना था, तो वो स्टॉक वेरिएबल हो गया. स्टॉक वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है. इसकी एग्जांपल्स हैं वेल्थ, एसेट्स, मनी, इन्वेंट्री एक्सेट्रा. ओके, तो ये इसकी एग्जांपल होगी. फ्लो वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको याद रखना है पीरियड ऑफ टाइम. फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, तो ये फ्लो में ही रहेंगी. यानी पूरे ईयर हम टाइम टू टाइम कैलकुलेट करते रहते हैं नेशनल इनकम, जीडीपी. तो ये इसकी एग्जांपल हैं फ्लो वेरिएबल्स की. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. ओके, सभी ध्यान से सुनेंगे. डिफाइन फैक्टर इनकम. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सभी को पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और फैक्टर इनकम क्या होगी? फैक्टर इनकम होगी income earned by the factors of production for rendering factor services in the production process. For example, rent, interest, wages and profits. फैक्टर इनकम में आएगा रेंट, किसको मिलता है, किस पे मिलता है, लैंड पे, इंटरेस्ट कैपिटल पे, वेजेस लेबर को मिलती हैं और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को. तो ये एंटरप्रेन्योर, हाँ, तो ये सब फैक्टर इनकम में आता है. ठीक है, फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने पे जो रिवार्ड मिलता है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिफाइन ट्रांसफ़र पेमेंट. डिफाइन ट्रांसफ़र पेमेंट. तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पेमेंट है, करंट ट्रांसफ़र है, कैपिटल ट्रांसफ़र है. आप न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको ये सारे जो शॉर्ट आंसर हैं, ये इससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तो आप न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो देखते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है. ट्रांसफ़र पेमेंट क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम. ट्रांसफ़र पेमेंट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस. विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस यानी ऐसी इनकम जो हमें मिलती है बगैर कोई काम किए, जो हमें इनकम मिलती है. ठीक है, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न. कोई काम किए बगैर जो हमें पैसा मिलता है. अब कोई काम किए बगैर कौन सा पैसा मिलता है, ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या है, ओल्ड एज पेंशन, है ना. इस काम करने पे थोड़ी मिलती है, ये तो ऐसे भी मिलेगी जिसकी एज 60 अबव होगी, है ना. टैक्सीज, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, तो ये सारी ट्रांसफ़र पेमेंट है. गवर्नमेंट की इनकम है टैक्स, है ना. गवर्नमेंट को कुछ काम किए बगैर थोड़े ना मिलती है, वो तो टैक्स गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर इनकम पे रखा हुआ है. स्कॉलरशिप जैसे बच्चों को मिलती है पढ़ने के लिए, है ना. तो ये सारी ऐसी पेमेंट्स हैं जिनके रिटर्न में आपको कुछ नहीं देना होता, वन साइडेड होती हैं. यहाँ पे एक वर्ड है वन साइडेड पेमेंट, तो वन साइडेड पेमेंट ये वर्ड आपको याद रखना है. ओके, तो ये क्लियर होगा. विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिफाइन करंट ट्रांसफ़र. अब ये करंट ट्रांसफ़र क्या है? करंट ट्रांसफ़र मीन्स करंट इनकम ऑफ द पेयर एंड एडेड टू द करंट इनकम ऑफ द रिसिपिएंट. यानी इससे पेयर की इनकम में से डिडक्ट होके ये किसकी इनकम में जा रही है, रिसिपिएंट की
इनकम में, रिसिपिएंट की इनकम में, इसको हम करंट ट्रांसफ़र कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, प्राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारे एग्जांपल्स हैं करंट ट्रांसफ़र की, यानी एक की इनकम में से कट होकर दूसरे की इनकम में जुड़ जाना इनका, उसे हम करंट ट्रांसफ़र कहेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र में क्या आएगा, डिफाइन कैपिटल ट्रांसफ़र। तो कैपिटल ट्रांसफ़र आर ट्रांसफर्स इन cash and in kind, transfers in cash and in kind for the purposes of gross capital formation or other forms of accumulation or long term expenditure of the recipient made out of wealth or saving of the donor है ना। तो ये कैपिटल ट्रांसफ़र क्या होगी, जिससे क्या आप आपकी ग्रॉस कैपिटल एक्यूमुलेट होती है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। डेवलपमेंट ग्रांट्स होती हैं, जैसे डेवलपमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़। डेवलपमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है ना, डेवलपमेंट ग्रांट्स और सब्सिडी फर्म्स को कि वो प्रोडक्शन करें, अपनी मशीन्स में इन्वेस्ट करें। पेमेंट ऑफ डैमेजेस, डेथ ड्यूटीज़, इनहेरिटेंस टैक्सेस, ये सारे कैपिटल ट्रांसफ़र में ही आते हैं, ठीक है। डेथ ड्यूटीज़, अब इनहेरिटेंस टैक्सेस, डेथ ड्यूटी सबको ही अब इनहेरिटेंस टैक्सेस भी कहते हैं। तो इनहेरिटेंस टैक्सेस यानी फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र होनी है, तो उस पे जो टैक्स लगता है उसको इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी कैपिटल ट्रांसफ़र की, यानी पैसा एक तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, पेमेंट ऑफ डैमेजेस, जैसे हम किसी कंट्री को देते हैं अमाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ डैमेजेस, है ना, वहाँ पे कुछ अगर नेचुरल कैलेमिटी समथिंग कुछ ऐसा हुआ है, तो ये कैपिटल ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट है रियल जीडीपी क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेट, जीएनपी डिफ्लेटर, ये सब आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, समझ लेने हैं। रियल जीडीपी क्या हो गया, एक होता है बेस ईयर और एक होता है करंट ईयर, ठीक है। बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर कौन सा हो गया, जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर को हम बेस ईयर प्राइस ले लेते हैं, जहाँ जिस ईयर में प्राइसेस स्टेबल रहे हों, है ना। फॉर एग्जांपल 2012 अभी बेस ईयर है। तो करंट ईयर कौन सा हो गया, करंट ईयर फॉर एग्जांपल आज हम कौन से ईयर में रह रहे हैं, 2022, ये हो गया करंट ईयर जो अभी चल रहा है। तो ऐसे ही बेस प्राइसेस होते हैं और करंट प्राइसेस होते हैं। बेस ईयर यानी 2012 में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 2012 में वीट का पर केजी कितना प्राइस था, राइस का पर केजी कितना प्राइस था, उन प्राइसेस के अकॉर्डिंग हम आज की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन करंट ईयर में क्या करते हैं हम, करंट ईयर में करंट ईयर के प्राइसेस, यानी आज जहाँ इस पर्टिकुलर साल में वीट का प्राइस कितना है या राइस का प्राइस पर केजी कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम जीडीपी को कैलकुलेट कर लेते हैं। जीडीपी सभी को पता है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, ओके। तो करंट ईयर पे भी कैलकुलेट करते हैं और बेस ईयर पे भी कैलकुलेट करते हैं। जब हम बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, बेस ईयर पे, तो उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं, ओके। सो when the goods and services are produced by all the producing units in the domestic territory of a country during an accounting year and valued at base year prices। देखो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। एक तो कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में प्रोड्यूस होना चाहिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा एक अकाउंटिंग ईयर यानी एक साल में, और बेस ईयर प्राइसेस पे हमें कैलकुलेट करना है, उसे हम रियल जीडीपी कहेंगे। बस ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी। कभी कभी आपको ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वो डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। सीधा सीधा डिफरेंस है कि रियल जीडीपी पे हम बेस ईयर लेते हैं, बेस ईयर पे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, और नॉमिनल जीडीपी में हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं कैसे, करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे करंट ईयर अभी 2022 चल रहा है और
2022 के ही प्राइसिस पे हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। सभी गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू हम करंट प्राइसेस पे यानी आज के प्राइसेस पे इस ईयर के प्राइस पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक बार रीड कर लेंगे। व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। यहाँ पे भी रियल जीडीपी में 3 वर्ड्स आए, यहाँ पे भी 3 वर्ड्स आए, लेकिन यहाँ पे करंट ईयर प्राइसेस का फ़र्क है बस, और कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी जब हम करंट प्राइसेस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हाट इज़ एक्सटर्नलिटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेलफेयर? ये क्वेश्चन भी बड़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर 3-4 मार्क्स में भी आए तो आप लिख सकते हो। यू नीड टू राइट ओनली 4 लाइन्स, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और उसके साथ एग्जाम्पल्स आपको देनी ही है। एग्जाम्पल्स दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? एक्सटर्नलिटीज़ रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म of an activity, benefits or harms of an activity caused by a firm or an individual। ठीक है, अब आप देखते हो कि फर्म्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं, है ना, प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अब ये भी देखते हो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जब वो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जहाँ वहाँ का गंदा पानी नालों में जाता है जो मैराइन लाइफ को या एक्वेटिक लाइफ को प्रभावित करता है नेगेटिव वे में। तो ये सारी एक्सटर्नलिटीज़ हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, बेनिफिट्स एंड हार्म्स आप कह लो जहाँ, है ना, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऐसा भी बोल सकते हो। तो ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए ना पे किया जाता है ना ही पेनल्टी लगती है, ठीक है, ना ही पे किया जाता है ना ही पेनल्टी लगती है, नॉट पेड और पेनलाइज, ऐसी एक्टिविटीज़ उसको हम एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट पोल्यूशन caused by industrial plants is a negative externality। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी आ सकता है ना, जहाँ सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं वो भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। लेकिन बिल्डिंग अ फ्लाई ओवर, है ना, एक फ्लाई ओवर बन गया, ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। फ्लाई ओवर का तो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं सभी के लिए, और भी आप पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स प्रोडक्शन कंजम्पशन के बता सकते हो, है ना। जैसे आपके घर के पास कोई ऐसा एसेट बन गया, गवर्नमेंट ने बना लिया, कोई अच्छा सा पार्क गवर्नमेंट ने बना लिया, यहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, वो क्या है, वो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है प्रोडक्शन का। जहाँ आपकी लैंड है उसमें से गवर्नमेंट अगर रोड निकाल देती है ना, तो आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है ना, आपके लैंड की वैल्यू बढ़ गई। तो ये एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इस लाइन को भी याद रख लोगे आप तो आपको क्लियर रहेगा, और एग्जांपल्स तो आपको याद रखनी ही है। आपकी बुक में जो है यहाँ वो एग्जांपल्स याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, जहाँ जो मैंने बताई हैं आपको वो लर्न कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होती हैं? व्हाट इज़ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेलफेयर? क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं हम। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होगी? ऐसी एक्सचेंजेस, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे, एक्टिविटी ही कहेंगे, है ना, जिसकी हम वैल्यू नहीं लगाते। वैल्यू क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट में से फादर या मदर, उनमें से अगर कोई घर पे रहता है ना, घर का काम करता है वो भी एक्टिविटी एक है ना। वही एक्टिविटी मार्केट में करें तो पैसे मिलेंगे, है ना। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, यहाँ पे सीधी सीधी एग्जांपल लिख रखी है, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को के डेटा हमारे पास नहीं होता, ना ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। इन सभी एक्सचेंजेस को हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कहते हैं। ओके, बिकॉज दीज आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में भी नहीं इनको कैलकुलेट करते, और इनको नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। जीडीपी में भी इंक्लूड
नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, हमारे पास डेटा नहीं होता। हालांकि ये एक्टिविटीज़ हमारे वेलफेयर को, इकोनॉमिक वेलफेयर को इफ़ेक्ट तो करते हैं, है ना, इकोनॉमिक वेलफेयर को इफ़ेक्ट तो करते हैं। आपको घर में कितनी सर्विसेज मिलती हैं, बच्चों को सर्विसेज मिलती हैं, है ना, तो वो फ्री सर्विसेज होती है ना, तो इससे आपका वेलफेयर तो मैक्सिमाइज़ हो रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे हैं, तो वेलफेयर तो मैक्सिमाइज़ हो रहा है। लेकिन फिर भी इन एक्टिविटीज़ को जीडीपी में, यानी हमारी जहाँ नेशनल इनकम है उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एक्सपोर्ट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम? एक्सपोर्ट्स डोमेस्टिक इनकम में क्यों आते हैं? अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? आपने डेफिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई भी है। डोमेस्टिक इनकम यानी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब एक्सपोर्ट्स डोमेस्टिक इनकम में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस ऐसी ऐसी गुड्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है। अब एक्सपोर्ट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, वो कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं। देयरफॉर इट इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का डिफरेंस है बस, और कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ व्हेन इज़ द नेशनल इनकम लेस दैन डोमेस्टिक इनकम? तो वही क्वेश्चन आगे आगे कि नेशनल इनकम में से अगर हम माइनस कर लेते हैं डोमेस्टिक इनकम को, ठीक है, नेशनल इनकम को में से अगर हम माइनस करते हैं डोमेस्टिक इनकम, तो हमें क्या मिलता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, क्लियरली। नेट NFIA मिलेगा, तो NFIA। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम कब होगी? नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम कब होगी? कम तभी होगी अगर NFIA नेगेटिव है, यानी हमारी बाहर से जो इनकम आ रही है वो अगर नेगेटिव है, माइनस में है, तो ही नेशनल इनकम कम होगी डोमेस्टिक इनकम से। ये क्वेश्चन आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो बड़ी इजीली आपको ये क्लियर हो जाएगा, बाकी इतना सा तो आप याद रख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसी लाइन में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज़ द नेशनल इनकम लार्जर दैन डोमेस्टिक इनकम? अब नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा कब होगी? जब NFIA पॉजिटिव होगा। NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड तो एब्रॉड यानी बाहर हमारे जो लोग काम कर रहे होते हैं, पैसा आता है वहाँ से, या बाहर प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, उनका पैसा जो हमारी कंट्री में आता है, तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। तो वो जब ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली नेशनल इनकम ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड ए सब्सिडी ऑन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी? किस पर असर देखना है हमें? हमने प्राइस पे। तो सबसे पहले देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का क्या असर होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या असर होता है? इनडायरेक्ट टैक्स यानी जैसे आप कोई मोबाइल ख़रीदते हैं या बुक्स ख़रीदते हैं, उस पर टैक्स लगा होता है। जब बाज़ार से आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, सोप ख़रीदते हैं, डिटर्जेंट ख़रीदते हैं, हाँ, इस पे इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी लगा होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज़्यादा होगा, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज़्यादा होगा तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी महंगी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिटर्जेंट लेते हैं, 20 रुपीज़ पर केजी है, तो अगर गवर्नमेंट उस पर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे तो वो 22 का हो जाएगा या 25 का हो जाएगा, है ना, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या असर होगा कमोडिटी पे? कि उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना। अगर इनडायरेक्ट टैक्स को कम करती है गवर्नमेंट, प्राइसेस फॉल हो जाएंगे। अगर इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाते हैं तो प्राइसेस राइज हो जाएंगे। इसी तरह से सब्सिडी का क्या असर होता है? जब सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो प्राइसेस फॉल हो जाते हैं, और अगर सब्सिडीज गवर्नमेंट वापस लेती है तो प्राइसेस राइस हो जाते हैं कमोडिटी के। सब्सिडी एक तरह की हेल्प होती है जो गवर्नमेंट देती है ना।
प्रोड्यूसर को या कंज्यूमर को, एक तरह से कंज्यूमर के फेवर में जाता है वो सब, है ना। प्रोड्यूसर भी इनफैक्ट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी पेशेंस रखेंगे, 2 मिनट और लूँगा मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। व्हाट व्हेन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल कब होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़ीरो होगी। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इक्वल कब होगी? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़ीरो होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में सिर्फ एक ही फ़र्क आता है, किसकी वजह से? NFIA की वजह से, है ना। तो NFIA ज़ीरो है तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की इक्वल हो जाएगी। बट नेशनल आ जाता है जब, इट मीन्स हम NFIA को भी कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे सभी। When a product whose value is included in GDP but its consumption reduces welfare। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू GDP में इंक्लूड की जाती है लेकिन वो हमारा वेलफेयर कम करता है? अब लीकर, वाइन, है ना, ये हमारे वेलफेयर को कम करती है। हमें पता है लोग इससे बीमार भी पड़ते हैं, उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है लीकर से, शराब से, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू को GDP में इंक्लूड किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। वाई इज़ इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर नॉट अ फैक्टर इनकम। जैसे हम कंज्यूमर हैं, मैं कंज्यूमर हूँ, अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, है ना, मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने कोई लोन लिया है, मैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो वो फैक्टरिंग पेमेंट में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस पैसे को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए कंज्यूम कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही कंज्यूमर। ठीक है, तो इसीलिए फैक्टर पेमेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय in a firm constitute 50% of net value added at a factor cost of firm, find the proportion of operating surplus। इस क्वेश्चन को आप कोई डिफ़िकल्ट मत मानिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट होती है ना, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट होती है, वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है ऑपरेटिंग सरप्लस के इक्वल, है ना, प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ के इक्वल, प्लस मिक्स्ड इनकम के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्स्ड इनकम तो हमें दे नहीं रखा, तो इसलिए मिक्स्ड इनकम को हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हमें वो कह रहा है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ इन अ फर्म कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ द नेट वैल्यू एडेड, यानी नेट वै इस ये 100 हो गया अगर, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ कितनी है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ 55 है, तो हम सीधे 100 में से 55 को माइनस करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा, है ना। 45 यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। ओके, यू कैन सिंपली इंटरचेंज दिस टर्म्स, है ना, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ये इनकम मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं, ये आप देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस यही 2 क्वेश्चन हैं, बस यहाँ पे आपकी वीडियो बस जस्ट 25 मिनट की हो जाएगी। व्हाट इज़ ग्रीन GDP? अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है ना। तो ग्रीन GDP जानी, यहाँ पे हम नेचुरल इन्वायरमेंट को भी कंसीडर कर रहे हैं GDP को कैलकुलेट करते टाइम। ग्रीन GDP क्या हो गया? ग्रीन GDP सीधे हम रीड करेंगे इसे। ग्रीन GDP क्या है? ग्रीन GDP इज़ दैट GNP which would help to attain sustainable use of natural environment या natural resources का हम सतत यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल यूज़ करते हैं। सस्टेनेबल यूज़ यानी एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ कर पाएँ, है ना। इन्वायरमेंट को नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के साथ उस रिप्लेनिश भी करते जाएं, है ना। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, सभी को
जो बेनिफिट्स हैं डेवलपमेंट के वो भी एक साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, है ना। हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, जीएनपी बढ़ा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, लेकिन वो सभी में समान रूप से वितरित भी हो रहा है, इसका भी ध्यान रखा जाता है, तो उसे हम ग्रीन जीडीपी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएनपी डिफ्लेटर मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आता है ये, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। आपको फिर कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाए, आपको जीएनपी डिफ्लेटर फाइंड करना है, नॉमिनल जीडीपी जीएनपी फाइंड करना है, या रियल जीएनपी फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाय इंटरचेंजिंग, है ना। जहाँ मतलब इसको इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे जीएनपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। इंटू 100 मीन्स हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।